जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार आगे बढ़ते हैं और अपन कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें आप जीओसी 1 की तैयारी एकदम ताबड़तोड़ तरीके से कर रहे हो भाई। ठीक है, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे और जीओसी 1 को कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स अपन पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में अपन इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे थे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है कार्बोकैटायन क्या होता है भाई, कार्बोएनायन क्या होता है या कार्बन फ्री रेडिकल होता क्या है। बेसिकली क्या होता है यार कि इनकी स्टेबिलिटी आप इंडक्टिव इफेक्ट से आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी इंडक्टिव इफेक्ट की एक एप्लीकेशन बन जाती है ये कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन या कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो हमें कार्बोकैटायन थोड़ा सा पढ़ना था, कार्बोएनायन थोड़ा सा पढ़ना था और कार्बन फ्री रेडिकल थोड़ा सा पढ़ना था, तो उसके लिए ये वीडियो बीच में आई है भाई। अब बात करते हैं, सबसे पहला हमारा जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो होता है कार्बोकैटायन। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा जब अपन ने बॉन्ड क्लीवेज की बात करी थी, तो बॉन्ड क्लीवेज में जब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता था तो हमारे दो टाइप के इंटरमीडिएट फॉर्म होते थे, कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन। अब कार्बोकैटायन की पहले अपन बात करेंगे कार्बोकैटायन क्या होता है। कार्बोकैटायन को आप देखोगे तो आप उसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये जो कार्बन है उसकी 3 वैलेंसी तो सेटिस्फाई है लेकिन एक वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई नहीं है। तो अब इसे गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा यार कि यहां पर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, क्योंकि इसकी 3 वैलेंसी तो सेटिस्फाई है। अगर 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं यार। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है भाई। इसका जो ऑक्टेट है भाई वो क्या है, ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है भाई, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब अगर कोई बात कहे कि भाई ये जो कार्बोकैटायन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए इसके सिग्मा बॉन्ड देखोगे, कितने सिग्मा है, 1 2 3, यहां पर 3 सिग्मा है भाई। अगर 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, मतलब ये हमारा क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, तो यहां पर कार्बोकैटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, आप इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम कर सकता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये जो कार्बोकैटायन होता है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। लुईस एसिड की तरह क्यों बिहेव करेगा भाई? लुईस के अकॉर्डिंग एसिड क्या था, एसिड वो था जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो कार्बोकैटायन लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा भाई। तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। अब मुझे ये बताओ कि भाई मुझे इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करना है। ठीक है, अब स्टेबलाइज करना है तो एक बात पूरी केमिस्ट्री में आप गार्ड बांध कर रख लो कि भाई जो भी चार्ज स्पीसीज है अगर उसके आपने चार्ज को कम कर दिया वो अपने आप स्टेबलाइज हो जाएगा। जितना ज्यादा चार्ज उतनी कम स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी और चार्ज एक दूसरे के इनवर्स चलेंगे पूरी केमिस्ट्री में। अब इसके चार्ज को कम करना है यार। अब चार्ज कम कैसे होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर कोई इसे इलेक्ट्रॉन दे दे भाई, कोई इसे इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका चार्ज कम हो जाएगा और ये स्टेबलाइज हो जाएगा। मतलब जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबलाइज होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, मतलब जो ग्रुप्स इसे इलेक्ट्रॉन देंगे वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे, जो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वो इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देंगे। भाई पहले से ही चार्ज है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तुमने तो वो इससे भी खींच रहा है, मतलब गरीब से भी पैसा खींच रहा है, बेकारी से भी आपने रुपए ले लिए। ठीक है, तो उसकी मतलब स्टेबिलिटी को क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया ना। तो यहां पर जो कार्बोकैटायन है उसे स्टेबलाइज करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट के, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे इसका चार्ज कम होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। माइनस आई इफेक्ट के कैसे कि देखो
माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अगर भाई इससे इलेक्ट्रॉन लोगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना कम स्टेबलाइज होता जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। पूरी केमिस्ट्री में एक बात गांठ बांध लेना, क्या कि जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी आयन की, स्टेबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, कि चार्ज जितना कम होगा उतना स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये मैंने पहले भी बताया है भाई, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है कि भाई जो चार्ज को कम कर देगा वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, कोई भी आयनिक स्पीसीज की, ठीक है। तो यहां पर प्लस आई वाले चार्ज को कम कर रहे हैं मतलब उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, माइनस आई वाले चार्ज को बढ़ा रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देंगे कार्बोकैटायन की। तो कार्बोकैटायन में ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके बाद जो हमारे पास कार्बोकैटायन आते हैं जनरली वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन और दूसरे होते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक में मत चले जाना दोस्त, ठीक है। तो यहां पर कार्बोकैटायन दो टाइप के, क्लासिकल कार्बोकैटायन एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब क्लासिकल कार्बोकैटायन नॉर्मल कार्बोकैटायन, ये ध्यान रखें, जो भी अपन ने अभी तक ये डिस्कस करा ये क्लासिकल के अंदर ही आता है। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का मतलब क्या, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो एग्जाम्पल आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसे देखकर कुछ याद आया, क्लास 11th में कुछ पढ़ा होगा ऐसा, ठीक है। ये होता है इस ऐसे कार्बोकैटायन जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अलावा अगर स्टेबलाइज होते हैं, ऐसे कार्बोकैटायन जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अलावा स्टेबलाइज होते हैं, तो उन कार्बोकैटायन को आप क्या नाम देते हो, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। यहां पर आप देखोगे तो ये डांसिंग रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज होता है। जब अपन रेजोनेंस पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कि ये जो कार्बोकैटायन है ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है, क्योंकि यहां पर डांसिंग रेजोनेंस लगता है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। तो ऐसे कार्बोकैटायन जो अदर देन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अगर स्टेबलाइज होते हैं तो उन्हें आप क्या बोलते हो, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। इसके बाद एक छोटा सा रूल आता है, ब्रेड्स रूल। अब ये ब्रेड्स रूल क्या बोलते हैं उसकी बात करते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ब्रिज कंपाउंड्स होते हैं उनका जो ब्रिज हेड कार्बन होता है वो कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल ब्रिज हेड कार्बन कैन नॉट बी sp2 हाइब्रिडाइज। अब ये ब्रिज हेड कार्बन क्या होता है यह से समझे, यहां पर आपको कंपाउंड दिख रहा होगा, ये एक ब्रिज कंपाउंड है। अब यहां पर ये जो ब्रिज है भाई इसके ये एंड है, ये ब्रिज हेड कार्बन एटम है, ये वाला और ये वाला, ये बेसिकली क्या है आपके पास, ब्रिज हेड कार्बन एटम है, ब्रिज हेड कार्बन है, ये ब्रिज कंपाउंड है। इस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपके पास अगर कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता है, जैसे कि समझना ये ब्रिज कंपाउंड है और यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ब्रिज हेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये क्या हो गया, ये कार्बन देखोगे इसके 3 सिग्मा है, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, और sp2 हाइब्रिडाइज हो गया मतलब ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है भाई, ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये ब्रिज हेड कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग। अब यहां पर थोड़ी सी और बात करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई ब्रिज कंपाउंड को जिस तरह से, ठीक है, अब यहां पर पॉजिटिव आ सकता है। याद रखने वाली बात है कि इन दोनों में ये जो कार्बन है, ये वाले जो कार्बन होंगे ये ब्रिज हेड कार्बन होंगे, लेकिन ये तो नहीं है ना, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज हो सकता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है मतलब ये पॉसिबल हो सकता है दोस्त, ठीक है। तो ब्रिज हेड कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए, इसके अलावा और भी जो भी कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो सकते हैं, ये ब्रेड्स रूल है। तो ये कार्बोकैटायन की कुछ कहानी जो आपको ध्यान रखनी है कि भाई जो स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन की वो प्लस आई वाले बढ़ाएंगे, माइनस आई वाले कम करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब ये जो कहानी चली है कार्बोकैटायन की, बिल्कुल सिमिलर कहानी होती है कार्बन फ्री रेडिकल की। अब कार्बन फ्री रेडिकल को मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको जस्ट यहां पर समझा रहा हूं, बिल्कुल सिमिलर चलने वाला है कार्बोकैटायन के। यहां पर देखोगे आप तो कार्बन फ्री रेडिकल को आप बनाओगे तो कार्बन फ्री रेडिकल ऐसा होता है, देखो कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब ऐसा कार्बन जिसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो और उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो उस इंटरमीडिएट को आप नाम देते हो कार्बन फ्री रेडिकल। जो आपका होमोलाइटिक क्लीवेज जब हुआ था तो उस टाइम पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था जिसका नाम था कार्बन फ्री रेडिकल। इस कार्बन फ्री रेडिकल को गौर से देखोगे तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट क्या है भाई, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है।
और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा भाई। यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर आता है। अगर यहां पर अगर बात करें टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल जो एटम है वो अगर लेस En होगा एज कंपेयर टू कार्बन तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, और इस कार्बन से ज्यादा En वाले अगर टर्मिनल एटम होंगे तो उस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। इन जनरल अगर बात करें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये ध्यान रखेंगे, इन जनरल बोल रहा हूं, ठीक है। sp3 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी कहानी यहां पर देखोगे तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है, यहां ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यहां भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ये भी sp2 ये भी sp2, मतलब सारी कहानी सिमिलर है। मतलब ये जितने भी पॉइंट्स आपने पढ़े हैं ये कार्बन फ्री रेडिकल के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, ये भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये भी स्टेबलाइज होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, इसकी भी स्टेबिलिटी प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। नॉर्मल सी बात है, इसके पास भी तो कमी है, इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जो इलेक्ट्रॉन देगा इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो बिल्कुल सिमिलर कार्बोकैटायन के, बिल्कुल सिमिलर कार्बन फ्री रेडिकल। तो कार्बन फ्री रेडिकल की कहानी यहीं खत्म हो गई। कार्बन फ्री रेडिकल में कुछ अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। कार्बोकैटायन के जस्ट सिमिलर होता है कार्बन फ्री रेडिकल, बस याद रखना है। कार्बोकैटायन में 6 इलेक्ट्रॉन और यहां पर क्या होता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट होता है। तो ये कार्बन फ्री रेडिकल की कहानी, ठीक है। कार्बोकैटायन तुमने पढ़ लिया, कार्बन फ्री रेडिकल तुमने कंपेयर कर लिया। अब बात करते हैं अपन कार्बो एनायन। नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट हमारे पास आता है यार वो है कार्बो एनायन। अब कार्बो एनायन का रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है। ये कार्बन यहां पर 3 वैलेंसी सेटिस्फाई और एक नेगेटिव का यहां पर चार्ज होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पर इसके पीछे ले जाना चाहता हूं कि ये जो कार्बो एनायन है भाई वो बना कैसे होगा, किस तरह से बना होगा। जैसे कि समझना कि आपके पास ये कार्बन कार्बन बॉन्ड था, जैसे कि समझें ये आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई, ये इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई। अब हुआ क्या होगा, जैसे कि समझना यहां पर अगर मैं कार्बन को हटा के कोई भी और एटम लगा लेता हूं, जैसे कि यहां पर मैं और कोई कार्बन ही लेके चलता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना था, और यहां पर अगर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है तो यहां पर आपके पास कुछ इस तरह के इंटरमीडिएट बनेगा। एक इस तरह से बनेगा, ये पॉजिटिव, और यहां पर आप देखोगे ये 3 वैलेंसी और यहां पर नेगेटिव। ये जो आपके पास इंटरमीडिएट बना है उसे आप क्या बोलोगे, कार्बो एनायन बोलोगे। अब यहां पर इसे गौर से देखना कि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो यहां पर 3 वैलेंसी यहां पर सेटिस्फाई है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास थे। अब हेट्रोलाइटिक जब क्लीवेज हुआ तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गया और इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद का था, तो यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो यहां पर अगर आप बात करोगे तो ये जो कार्बो एनायन होता है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब इसका ऑक्टेट क्या है भाई, कंप्लीट है। इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है भाई, अगर इसका ऑक्टेट अगर कंप्लीट है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेगा। अब यहां पर अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा भाई, यहां पर आप देखोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकलता है, ठीक है। तो यहां पर आप इसे एक लोन पेयर कंसीडर कर लोगे इस नेगेटिव चार्ज को, और यहां पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। अगर इसकी बात करें कि इसे स्टेबलाइज कौन करेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन को कम करना है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसे क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कम होगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है कार्बो एनायन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई इफेक्ट के, क्योंकि माइनस आई वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, चार्ज कम होगा, नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। वहीं प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ेगा। प्लस आई वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन और देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, चार्ज और बढ़ेगा, और चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो ये कहानी कार्बो एनायन की। कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, ये आपके 3 इंटरमीडिएट यहां पर फॉर्म होते हैं। उन सब के जो पॉइंट्स थे वो आपने डिस्कस करे। आज के लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके पास आ रहा है
कि जो बच्चा इस पॉइंट को नहीं देखेगा वो तब भी इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन गलत कर सकता है। यहां पर देखेंगे कि अलोंग द पीरियड, जैसे कि आप जानते हो कि पीरियोडिक टेबल ग्रुप्स और पीरियड में डिवाइड है, ठीक है। अलोंग द पीरियड आप जानते हो कि आपका जो साइज है वो कम होता है और EN आपका कंटिन्यूअसली क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन साइज बहुत कम होता है, मतलब रिलेटिव अगर बात करें तो साइज बहुत कम होता है, लेकिन EN रिलेटिवली बहुत बढ़ता है एलिमेंट टू एलिमेंट जब आप पीरियड में मूव करते हो लेफ्ट टू राइट। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि अलोंग द पीरियड आपका कंट्रोलिंग फैक्टर EN होता है और अलोंग द ग्रुप कंट्रोलिंग फैक्टर साइज होता है। कि अलोंग द पीरियड जाने पर EN में बहुत ज्यादा चेंज देखा जाएगा एलिमेंट टू एलिमेंट, साइज में इतना ज्यादा चेंज नहीं देखा जाएगा। वहीं अलोंग द ग्रुप आप मूव करोगे तो आपका कंट्रोलिंग फैक्टर साइज होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जब आप मूव करते हो तो आपकी हर एक नई शेल ऐड होती जाती है हर एक पीरियड में, तो जिसकी वजह से साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां पर देखेंगे कि अलोंग द पीरियड आपका कंट्रोलिंग फैक्टर क्या, EN, और अलोंग द ग्रुप आपका कंट्रोलिंग फैक्टर क्या, साइज। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर ऐसा देखा जाता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा EN वाले पर और ज्यादा साइज वाले पर ज्यादा स्टेबल होता है। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर EN एंड लार्ज साइज। वहीं आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होता है लेस EN एंड स्मॉल साइज वाले आयंस पर, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर EN लार्ज साइज, while पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस EN एंड स्मॉल साइज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास ध्यान में होना चाहिए। अब यहां पर आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अलोंग द पीरियड कंट्रोलिंग फैक्टर EN ही क्यों हुआ। अलोंग द पीरियड आप जानते हो कि शेल ऐड नहीं होती है, तो साइज में जो चेंज आता है वो बहुत कम आता है, वहीं EN में जो चेंज आता है वो थोड़ा सा ज्यादा आता है, तो कंट्रोलिंग फैक्टर आपने EN को मान लिया। वहीं अलोंग द ग्रुप EN में इतना ज्यादा चेंज नहीं देखा जाएगा जितना साइज में देखा जाएगा, क्योंकि हर एक पीरियड में नई शेल ऐड होती जाएगी। जब आप अलोंग द ग्रुप ऊपर से नीचे मूव करोगे तो साइज में कंटिन्यूअसली डिफरेंस आपको दिखेगा, तो कंट्रोलिंग फैक्टर आपका साइज हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है मोर EN एंड लार्ज साइज पर, वहीं पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है लेस EN एंड स्मॉल साइज पर। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अपने दिमाग में बिठा लें। जो नोट्स लिख रहे हैं वो बिल्कुल नोट डालकर इस पॉइंट को लिखें, आपके काम की चीज है भाई ये, ठीक है। यहां से कई सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बात हुई कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल की, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि कार्बोकैटायन का कॉन्सेप्ट क्या है, कार्बोएनायन का कॉन्सेप्ट क्या है, या कार्बन फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन स्टेबलाइज करेगा, कौन डिस्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक बनेगा, लोएस्ट एसिड, लोएस्ट बेस, ये सारी कहानी आपके दिमाग में फिट हो गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से अपन इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन देखना स्टार्ट करेंगे जिनमें इनका काम आने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।